एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। किम डैन गेट्स ऑफ हेवन के हादसे को देखती है और किम होकी ने उसे मारने के लिए उसका गला पकड़ा हुआ था। जेइन भी इस आइलैंड के बारे में पता करने के लिए नेट पर सर्च करता है, लेकिन एक लड़का वहां के नेटवर्क केबल को ही काट देता है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि समुद्र के किनारे वो बूढ़ी औरत मरी हुई पड़ी थी। जब जेन उनकी बॉडी को देखता है तो उसे लगा कि वो डूब के मरी है और वहाँ के लोग भी यही कह रहे थे कि कल रात पानी का बहाव बहुत तेज था, हो सकता है कि वे फिसल के गिर गई होंगी और पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन जेन को ये लग रहा था कि उस औरत को मारा गया है, क्योंकि उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को घसीटा गया था। इसलिए जेन उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहता है। जब उसकी बॉडी को ले जाते रहते हैं तभी किम डैन उनके मुंह में एक पेज का टुकड़ा देखती है और वो उसको अपने पास रख लेती है। जेन वहाँ के लैंडलाइन से अपनी पुलिस एजेंसी में फ़ोन करता है और उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है, और अगर उन्हें कुछ भी बताना हो तो वे इसी नंबर पर उसे फ़ोन करके बता सकते हैं। किम डैन जेन को पेज का वही टुकड़ा दिखाती है और वो एक बाइबल का होता है। फिर वे दोनों बाइबल को उनके रूम में ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बाइबल नहीं होती, बल्कि उन्हें वहाँ पर एक वॉच मिलता है। उन लोगों का मानना होता है कि इस वॉच में उनके भगवान रहते हैं और वे घर के लोगों की रक्षा करते हैं। उस घर में ऐसी ही और चीज़ें रखी हुई थी जो उनके बच्चों की सलामती के लिए होती है। जेन उस लॉज के मालिक से उनके चीफ के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है और क्या उसे किसी के ऊपर शक है जिसने उस लेडी को मारा हो। वो आदमी मना कर देता है कि उसे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि वे एक परिवार की तरह रहते हैं और चीफ तो उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो वे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। किम डैन उस जगह का नक्शा लेकर आती है ताकि वे इस आइलैंड के बारे में और जान सके। वो नक्शा बहुत पुराना होता है। उस समय उसमें एक चर्च भी था जिसे अब नर्सिंग होम में बदल दिया गया था। वे दोनों सबसे पहले इसी नर्सिंग होम में जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में किम डैन देखती है कि किसी ने वहाँ के श्राइन को ही जला दिया था। ये वो जगह होती है जहाँ पर किसान बढ़िया खेती के लिए पूजा करते थे। तभी किम डैन देखती है कि बचपन में वो और उसके सभी दोस्त एक दिन उसी जगह पर खेलते रहते हैं और सोए की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब वो अपनी पट्टी निकालती है तब एक बुरी आत्मा उसे परेशान करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नानी, जो कि बहुत बड़ी शमन होती है, वो उन आत्मा को देख लेती है और उनके ऊपर कुछ गिरा के उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो सोई को वहाँ पर खेलने से मना करती है और उससे कहती है कि यहाँ पर 3 आत्मा भटकती रहती हैं और अगर मैं तुम्हारे ऊपर वश कर लेती तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। उस समय पहली बार सोई ने किसी भटकती हुई आत्मा को देखा था और इस बार किम डैन ने जब ये सब कुछ देखा था तो उसके हाथ में बंधी घंटी बजी ही नहीं थी। उसे लगा कि शायद वो लापता लड़की वो खुद है, लेकिन किम डैन इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर वे दोनों उसी नर्सिंग होम में जाते हैं और ताज्जुब की बात यह होती है कि वहाँ पर एक भी क्रॉस का साइन नहीं होता और ऊपर से उस नर्सिंग होम के गेट पर पूरे 5 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उन्हें वही लड़का देख लेता है जो लंगड़ा के चलता है और वो उन दोनों को अंदर जाने के लिए मना भी करता है। उसे लंगड़ाते हुए चलते देखकर जेन को उसके ऊपर शक हो जाता है कि कहीं उस बूढ़ी औरत को उसने तो नहीं मारा, क्योंकि जिस समय उसकी मौत हुई थी तब जेन ने एक आदमी को देखा था जो उसी की तरह लंगड़ा के चल रहा था। वो लड़का उन्हें साफ मना करता है कि उसने उस बूढ़ी औरत को नहीं मारा था और उस औरत के मरने के समय वो लॉज में क्यों गया ये भी वो उनको नहीं बताता। जेन उससे कहता है कि उस औरत ने मरते वक्त एक क्लू छोड़ा था और उस लड़की को अपने पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए वो जेन से उस सबूत को छीनने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में था। लेकिन जेन उसका ही हाथ पकड़ लेता है और अब उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट आने का इंतजार होता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि इस मर्डर में 2 इंसान तो जरूर शामिल हैं जिन्होंने उस बूढ़ी औरत को मारा है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उधर उस बूढ़ी औरत की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ जाती है। उससे पता चलता है कि वो समुद्र के पानी में डूबने की वजह से नहीं मरी है, बल्कि साफ पानी में डूबने की वजह से मरी है। आइलैंड पर जब दोनों वापस जाते रहते हैं तो जेन नेटवर्क केबल को देखता है जो कटी हुई थी। वे समझ जाते हैं कि ये केबल जानबूझकर काटी गई है ताकि उनके फोन में नेटवर्क ना आए। फिर वो लड़का अपने चीफ से बात करता है और वो उन्हें उन दोनों को मारने के लिए कहता है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने से ये साबित हो जाएगा
कि उस बूढ़ी औरत को मारा गया है और उसमें ये सब फंसेंगे। उधर वे दोनों वहाँ के स्कूल में जाते हैं जो काफी टाइम से बंद पड़ा था क्योंकि उस आइलैंड पर एक भी बच्चा नहीं होता। तभी किमडन अपने आप को देखती है जब वो छोटी थी और वो उस बच्चे का पीछा करती है ये देखने के लिए कि ये छोटी बच्ची कौन है। उसका पीछा करते हुए वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर अपोलो ने उनके कार्टून्स बनाए थे। वो उन तीनों कार्टून और उनके नाम देखकर चौंक जाती है। स्कूल में जेन को एक क्रॉस मिलता है और ये ऐसा ही क्रॉस होता है जैसा चुनिन चर्च में लगाया जाता है। किमडन फिर से अपने बचपन के पल को देखती है जब वो बहुत रोती रहती है और पॉपॉय उसके लिए स्टार कैंडी लेकर आता है क्योंकि सोई को स्टार कैंडी बहुत पसंद थी। सोई उससे कहती है कि ये कैंडी कितनी मीठी है जबकि उनके आंसू तो नमकीन होते हैं। तब पोपोय ने उससे कहा था कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि बड़े होकर पोपोय का सुपरमार्केट खोलने का सपना होता है। तभी उनके पास अपोलो आता है। वो कहता है कि वो तो बड़ा होकर कार्टूनिस्ट बनेगा और वो उन 3 कार्टून की पिक बनाता है जिसमें उनके नाम अपोलो, ब्योर और पोपोय थे। उन यादों को देखकर किमडन इमोशनल हो जाती है। उसे लगा कि शायद वे उसकी बचपन की यादें हैं। तभी जेन उसके पास उस क्रॉस को लेकर आता है। जब वो भी उन कार्टून और उनके नाम को देखता है तो वो भी समझ जाता है कि हांग सांग और पोपोय यहीं पर रहा करते थे और उनका इस आइलैंड पर आना लिखा ही हुआ था। जब किमडन सोई के बारे में उसे बताने वाली होती है तभी वो लड़का गोली चलाना शुरू कर देता है। उसके गोली चलाने के तरीके से जेन समझ जाता है कि वो सिर्फ उनको डराना चाहता है ताकि वे यहाँ से चले जाएं। उधर चूनिन चर्च में पास्टर अपने भक्तों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि वे गरीबों के दुख को मिटाने के लिए उन सब से बहुत सारा दान करवाते हैं, ये कहकर कि अगर वे गरीबों के लिए दान करेंगे तो भगवान उन्हें ही ब्लेसिंग देंगे। और वे लोग अपनी श्रद्धा से बहुत सारा पैसा दान करते हैं। फिर इन पैसों को कई सारे एप्पल बॉक्स में भर के एक वैन से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तभी उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ पैसा गाड़ी से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। फिर उन पैसों को वहाँ की जनता उठाना शुरू कर देती है। तभी पुलिस वहाँ पहुंचकर उस सारे पैसे को अपने कब्जे में कर लेती है और यही एप्पल बॉक्स हमें उस आइलैंड पर भी देखने को मिलते हैं। आइलैंड पर जब वे दोनों उस लड़के से बचते हुए स्कूल के अंदर जाते हैं तो वो भी उनके सामने पहुंच जाता है। जेन उससे कहता है कि अगर वे दोनों मर गए तो इस आइलैंड पर तबाही मच जाएगी क्योंकि वे पुलिस वाले जो होते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए उस लॉज का मालिक पहुँच जाता है और वे उस लड़के को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जेन अपने साथी को फ़ोन करता है ये पूछने के लिए कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया है। वो उससे कहता है कि उस बूढ़ी औरत की मौत सादे पानी में डूबने की वजह से हुई है। जेन उससे कहता है कि हमारे बाद तुम ही तो नंबर 1 हो और ये इन दोनों का एक सीक्रेट कोड होता है जिससे वो समझ जाता है कि वे दोनों मुसीबत में हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कपड़े लेकर नहीं आए थे। तो किमडन उनसे पहनने के लिए कपड़े मांगती है जिसमें जेन तो बहुत अजीब लगता है लेकिन किमडन सही लगती है। वो जेन से कहती है कि शायद वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि वो खुद है और उसके पापा ने झूठ क्यों बोला था कि वो बचपन में कभी गायब हुई थी, तो इसके पीछे भी जरूर कोई वजह हो सकती है। इसलिए उन्होंने किमडन को आज तक उसके बारे में नहीं बताया कि वो कौन है और अब उन्हें पोपोय को ढूंढना होता है। फिर वे दोनों असली क्राइम सीन पर जाते हैं जहां से साफ पानी आता है और वहीं पर उस बूढ़ी औरत को डुबा के मारा गया था। किमडन को वहां पर उसी बूढ़ी औरत का एक बाल मिलता है जिससे उन्हें अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उस औरत को यहीं पर मारा गया था और बाद में उसकी बॉडी को समुद्र के किनारे फेंक दिया था। अब ये दोनों ऐसे ही करते हैं जैसे उसे डुबाया गया था। किमडन जेन की गर्दन पकड़ के उसे पानी में डुबोती है और अपने बचाव में जेन उसे धक्का मारता है जिस वजह से किमडन वहां पर लगे एक पेड़ पर गिर जाती है और उस पेड़ से किमडन के हाथों पर रैशेस पड़ जाते हैं। और यही देखने के लिए जेन उस लड़के के पास जाता है कि अगर वो गिरा होगा तो उसके बॉडी पर भी ऐसे ही रैशेस पड़ गए होंगे। इसके बाद जेन किमडन के रैशेस पर लगाने के लिए कुछ पत्ते लेने के लिए जाता है और उसे वहां पर खुदाई करने पर एक एप्पल बॉक्स मिलता है। दरअसल यहाँ का चीफ और ये सब लोग पास्टर के लिए काम करते हैं और वही उनके पास एप्पल बॉक्स में रखकर पैसों को भिजवाते हैं जिन्हें ये लोग ऐसे ही जमीन में दबा देते हैं ताकि कोई इन पैसों के बारे में जान ना सके। ये सारी बात वो किमडन से कहता है और वे दोनों एक प्लान बनाते हैं ताकि जो यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में वे जान सके। अगले दिन वहाँ के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की आत्मा को बुलाने के लिए एक नकली सैमन को लेकर आते हैं और वहाँ पर
किम डैन और जेन भी थे। जब वो लेडी अपने प्रोब को हिलाती है तब वो ऐसे दिखाती है कि जैसे उसके अंदर उस बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई हो, और वो ऐसे ही बोलती है जैसे वो बोला करती थी। जेन उस बूढ़ी औरत की आत्मा से पूछता है कि उसे किसने मारा था, जिसने उसे पकड़ा है, क्या उसी ने आपको मारा है। चीफ के इशारा करने पर वो लेडी उसी लड़की की तरफ इशारा करती है जिसे जेन ने पकड़ा था। वो समझ जाता है कि इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत को मारा ही नहीं था। फिर अपने प्लान के हिसाब से किम डैन खुद उसके प्रोब को उठा के उनकी आत्मा को बुलाने का नाटक करती है। वो उनकी आत्माएं सवाल करती है कि उन्हें कैसे और किसने मारा था। किम डैन कहती है कि वो बूढ़ी औरत ये बता रही है कि उसे कुएं के पानी में डुबा के मारा गया है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि लॉज के मालिक ने मारा है, क्योंकि उसके हाथों पर भी ऐसे ही रैशेस पड़ गए थे जैसे किम डैन के हाथ पर थे। उनकी ये बातें सुन के वो आदमी डर जाता है, और वो बाइबल भी वही आदमी पढ़ रहा था जिसका एक टुकड़ा उस बूढ़ी औरत के मुंह से मिला था। और उन दोनों ने उस बाइबल को भी ढूंढ लिया था जहां उस आदमी ने उसे छुपा के रखा हुआ था। यहाँ तक कि जिसे जेन ने पकड़ा था वही उस बूढ़ी औरत का असली बेटा होता है। फिर वो पैसों को उनके ऊपर ही उड़ाता है जो जेन को एप्पल बॉक्स में मिले थे। उन सब के चेहरे उस टाइम देखने लायक होते हैं। तभी किम डैन के हाथ में बंधी घंटी बजना शुरू हो जाती है, और बूढ़ी औरत की आत्मा सच में उसके शरीर के अंदर आ गई थी। वो वहाँ के चीफ से कहती है कि तुमने बहुत सारी कब्रें खोद रखी हैं, और तुम भी बहुत जल्द उनमें से एक कब्र में जाओगे, यहाँ तक कि वो अगले साल को भी नहीं देख पाएगा। उसे ये सब बोलते हुए देखकर जेन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया था उसमें ये सब नहीं होता, और उनमें से एक औरत के पति ने ही वहाँ का श्राइन जलाया था। किम डैन उस औरत से उसके पति के मरने के कारण पूछती है, तो उनमें से एक लेडी कहती है कि उसके ऊपर बुरी आत्मा का साया था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।